हेलो दोस्तों, स्टडी विद एस मित्तल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से आंचल मित्तल और मैं आप सबका स्वागत करती हूं। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूं अच्छे होंगे और मेरी हिस्ट्री की क्लास देख रहे होंगे, है ना। चलो तो दोस्तों, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री के टॉपिक पे और जहाँ पे चल रही है क्लासेस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैं आपका कोई भी टॉपिक कट नहीं करूँगी। स्टार्टिंग से हम चलते आ रहे हैं और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम पहले अपनी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है कि जो हिस्ट्री है, जिसके कौन है दाता? हेरोडोटस, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है कि उसको 3 पार्ट में, हमने नहीं और लोग जो पुरातात्विकविद थे उन लोगों ने इसको, ताकि हम हिस्ट्री अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से हमें याद हो सके, उसको ना 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। किस किस पार्ट्स में? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। तो देखो, हमारा प्री हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें आदि मानव काल आता है। और जो हमारा सेकेंड पार्ट है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, वह भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने हिस्टोरिक पीरियड पे। तो जो प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है, ये दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत डीपली, और जितने क्वेश्चन इससे बन सकते थे वे सब क्वेश्चन सहित। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने आपको 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या दिया है? मैंने आपको अच्छे से सब कुछ समझा दिया है, जिससे क्या है कि आप ऑनलाइन क्वेश्चंस खुद ही बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और आज हम चल रहे हैं ऐतिहासिक काल पर। ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक पीरियड पे। तो जो हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें क्या है कि ये चलेगा अब हमारा काफ़ी अच्छा खासा लंबा। ठीक है, तो जो ऐतिहासिक काल है इसको हम अब कैसे समझेंगे? दरअसल ऐतिहासिक काल है, इसे समझने के लिए क्या है, देखो प्री हिस्ट्री में क्या था कि ना कुछ भी चीज़ नहीं थी। पुरातत्ववेदों ने केवल खोज की और खुदाई से हमें जो साक्ष्य मिले उसी से उन्होंने वो चीज़ हमें बताई है। और जो प्रोटो हिस्ट्री थी, इसमें भी सेम चीज़ रही है, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं, जो लिपि लिखी गई है पर वो पढ़ी नहीं गई है ना। लेकिन ऐतिहासिक काल की जो लिपि है वो लिखी भी गई है और पढ़ी भी गई है। ठीक है, तो हम इसे किस किस तरीके से पढ़ते हैं? देखो, इसे में हम फर्स्टली साक्ष्य मिले हैं हमें। ठीक है, जैसे पत्थर पे अंकित लेख मिले हैं। ठीक है, कुछ जो आए हैं घूमने के लिए घुमक्कड़, ठीक है, वे उन्होंने बुक्स लिखी है हमारे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है जी, और क्या हुआ है इसमें? और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन चीज़ों से भी हमें इनकी जानकारी मिली है। किसकी? ऐतिहासिक काल की। तो हम ऐतिहासिक काल कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे? हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे 3 पार्ट में। कैसे? पुरातात्विक स्रोत, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या है हमारा? पुरातात्विक स्रोत से क्या मिले हैं? पुरातात्विक स्रोत से मिले हैं हमें सिक्के और अभिलेख। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत से हमें क्या मिले हैं? पुरातात्विक स्रोत से जो हम देखते हैं वो क्या क्या देखते हैं? सिक्के के द्वारा हम पता करने की कोशिश करते हैं और अभिलेख के द्वारा हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट हमारा आता है क्या? दूसरा पॉइंट आता है हमारा जो विदेशी यात्री हैं उनके द्वारा। किनके द्वारा? विदेशी यात्रियों के द्वारा। विदेशी यात्री जिन्होंने आए और यहाँ पे आगे अपनी किताबें लिखी। ठीक है, तो जो आए कौन कौन? जैसे कि मेगास्थनीज था, उसने इंडिका लिखी, रेहाल नाम की पुस्तक लिखी गई है।
ठीक है। जो चीन के यात्री आए हैं हेंग सांग फायान, इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने आके यहाँ पे के बारे में बताया है। तो विदेशी यात्रियों ने जो किताबें लिखी हैं उनके वर्णन के द्वारा हम पता लगाते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। और तीसरा पार्ट आता है हमारा कौन सा, साहित्य। कौन सा आता है, साहित्य। तो साहित्य में हमें थोड़ा सा नोटिस करने की बात ये होती है कि जो साहित्य है इसमें क्या है कि किताबें भी आती हैं। कौन सी किताबें आती हैं, जो यहीं के लोगों ने लिखी है, ठीक है, बाहर से आए लोगों ने नहीं लिखी है, वो यहीं के लोगों ने लिखी है, यहीं के राजा के बारे में लिखी है, ठीक है। और क्या आता है, और आता है जी आपके जो ग्रंथ है ना, धार्मिक ग्रंथ वे, ठीक है। तो अब जो साहित्य है वो भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, वो हो जाता है आपका धार्मिक और गैर धार्मिक में। कैसे हो जाता है हमारा वो, धार्मिक और गैर धार्मिक में। देखिए जो साहित्य है वो धार्मिक और गैर धार्मिक में कैसे हो रहा है। एक तो हो गया गैर धार्मिक, जो धर्म से अलग है, यानी कि साहित्य लिखा तो गया है पर उसमें धार्मिक बातें नहीं बताई गई हैं, ठीक है ना। उनमें क्या बताया गया है, उस समय के राजाओं के बारे में, उन्होंने क्या चलाया, कैसे वे प्रजा को संभालते थे, किस तरीके से वे सब कुछ करते थे, वो सब आता है गैर धार्मिक में। और एक है धार्मिक, धार्मिक जिसमें भगवान, पूजा, आस्था, आस्तिक, नास्तिक, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो साहित्य कौन कितने पार्ट्स में डिवाइड था हमारा, साहित्य हमारा पार्ट्स में डिवाइड था दो, गैर धार्मिक और धार्मिक। तो अब एक चीज़ हमने अब देखो कि गैर धार्मिक में हम क्या पढ़ेंगे, गैर धार्मिक हम पढ़ेंगे वे पुस्तकें जो यहीं के लोगों के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। अगर इंडिका पूछे तो इंडिका साहित्य में नहीं आएगी, इंडिका आएगी विदेशी यात्री के वर्णन में, ठीक है, क्योंकि वो किसी दूसरे ने आके यहाँ पे आके लिखी है, ठीक है। और जो साहित्य में गैर धार्मिक ग्रंथ में आएंगे वो कौन से में आएंगे, वो क्या आएंगे, वे आएंगे हमारे जैसे कि चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक हो गई। कौन सी पुस्तक लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ लिख सकते हैं चाणक्य की अर्थशास्त्र, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कादम्बरी पुस्तक का नाम, ठीक है। तो इस तरह की जो पुस्तकें जो उस समय के राजाओं के बारे में बताती है, उस समय की चीज़ों के बारे में बताती है, वो हमारी गैर धार्मिक में आ जाती है साहित्य के, ठीक है। धार्मिक में क्या आता है, धार्मिक में देखो दो तरह की चीज़ें आती हैं। धार्मिक को भी हम दो पार्ट्स में अपनी सुविधा के लिए डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे कि देखो, एक तो हिंदू धर्म पहले से ही वैदिक काल से हिंदू धर्म चलता आ रहा है, तो हिंदू धर्म के बारे में जितनी भी पुस्तकें हैं लिखी हुई वे तो आ गई किसके बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, ठीक है ना। वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। और दूसरा कौन सा धर्म आता है, जो हिंदू धर्म नहीं है, यानी कि कौन कौन से हिंदू धर्म, दूसरे धर्म कौन से चल रहे थे उस टाइम चल रहे थे बौद्ध और जैन चल रहे थे, है ना। तो जो हमारा हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम लिख सकते हैं गैर हिंदू, है ना, या हिंदू धर्म नहीं है। ठीक है जी। तो कौन सा लिख सकते हैं धार्मिक पीरियड में हमारा, हिंदू धर्म और जो हिंदू धर्म नहीं है, ठीक है जी। तो हिंदू धर्म जो है उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, वेदांग, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, वे सब हमारी चीज़ें आ जाती हैं हिंदू धर्म में। और जो हिंदू धर्म नहीं है उसमें कौन कौन से आती हैं, उसमें आती है हमारी कौन सी, उसमें आती है हमारी एक तो बौद्ध पुस्तक से हमें बहुत जानकारी मिली है, जो बौद्ध थे उनके लोगों ने जो पुस्तक लिखी है, और जो जैन थे धर्म उनके लोगों ने जो पुस्तकें लिखी हैं। बौद्ध और जैन के जो धर्म थे इन लोगों की पुस्तकें जो है उसमें उस काल के बारे में, उस चीज़ों के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। और जो हिंदू धर्म आता है इसमें कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं, सबसे पहले तो हमारे वेद आ जाते हैं, ठीक है जी।
वेद के बाद क्या आते हैं हमारे उपवेद आ जाते हैं। ठीक है, उपनिषद आ जाते हैं। ठीक है, वेद, उपवेद, उपनिषद और क्या वेदांग। और क्या पढ़ेंगे हम, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है जी। तो देखो, जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे, विदेशी यात्री का आना कि विदेशी यात्री कैसे आए, और साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत में पढ़ेंगे हम सिक्के और अभिलेख पढ़ेंगे। विदेशी यात्री में क्या पढ़ेंगे, जो विदेशी लोग आए हैं और विदेशी लोग आके उन्होंने जो अटैक किया है ना, अटैक किया, लेकिन कुछ लोग क्या थे, कुछ लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। कैसे आए थे, घूमने के लिए आए थे। ठीक है, विदेशी यात्री आए, तो विदेशी यात्री जो आए ये यात्रा करने के लिए आए। ठीक है, तो उन लोगों ने भी हमारे देश के बारे में बहुत कुछ लिखा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आता है साहित्य का। तो साहित्य में जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम गैर धार्मिक और धार्मिक। गैर धार्मिक किस तरीके की किताबें हैं, जो कि जैसे कि राजा होते थे ना, तो राजा अपने दरबार सजाते थे। तुमने देखा होगा, मतलब जो देखते हैं ना हम पुरानी मतलब सीरियल्स देखते हैं जो बहुत पुराने काल से जुड़े हुए होते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, है ना, इस तरीके से सीरियल्स चलते रहते हैं, झांसी की रानी। तो हम देखते हैं उसमें क्या होता है ना कि राजा बैठा होता है जी, और यहाँ दरबार लगाए होते हैं। यहाँ पे दरबार में यहाँ पे भी बहुत सारे मंत्री बैठे होते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे मंत्री बैठे होते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से देखा है। तो राजाओं को शौक होता था अपने दरबार में, जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न पाए जाते थे, है ना। तो इस तरीके से वे लोग जैसे कि आते थे बाहर, जो मतलब यहीं पे रहते थे, तो वे राजा के बारे में लिखते थे कि राजा अपने प्रजा को कैसे संभालते हैं, कैसे सब कुछ कार्यभार करते हैं। और जैसे अकाल पड़ा तो अकाल के टाइम राजा ने किस किस तरीके से उस चीज़ों को हैंडल किया, उस सिचुएशन को हैंडल किया, है ना। तो वो सब चीज़ें लिखते हैं उन पुस्तकों में। जैसे कि हर्षवर्धन, जो हर्षचरित्र है, ठीक है, हर्षवर्धन की, तो उस तरीके से वे लिखते थे। तो वो सारी चीज़ें हमारी गैर धार्मिक में आएंगी। ठीक है, वे लिखी तो यहीं के लोगों ने हैं, तो इसलिए गैर धार्मिक में आएंगी, विदेशी यात्रियों में नहीं आएंगी। और फिर आता है हमारा धार्मिक। तो जो होता है हमारा धार्मिक, धार्मिक में हमारा क्या आता है कि उस टाइम देखो क्या था कि धर्म से रिलेटेड हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा फेमस था। कौन सा धर्म था, हिंदू धर्म था। ठीक है, तो लेकिन क्या था कि उसमें जातियाँ बन गई थी, भाई ये शूद्र है, ये ही कर सकता है काम। तो उन चीज़ों से निकालने के लिए, उभरने के लिए दो बढ़ते कौन कौन से धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बहुत लोगों ने इन दोनों धर्मों को अपनाया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म वालों ने भी किताबें लिखी हैं और जैन धर्म वालों ने भी किताबें लिखी हैं। तो इन दोनों ने जो किताबें लिखी है ना, उससे भी हमें उस टाइम के ऐतिहासिक पीरियड पता चलता है। और जो हिंदू धर्म के बारे में है वे कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हमें याद करना पड़ेगा। वेद के बारे में, उपवेद, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या था, सिक्के थे और अभिलेख थे। ठीक है जी, तो जो ये सिक्के और अभिलेख थे, ये सब मैं मिटा देती हूँ, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं उस टाइम के कौन कौन से सिक्के थे और कौन कौन क्या क्या अभिलेख थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिक्कों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सिक्का लेते हैं हम, कौन सा, टेराकोटा। मुझे लगता है ये नाम सबने सुना होगा। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको मेरा ये नाम ज़रूर पता होगा। टेराकोटा के सिक्के मैंने आपको बता रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपने नई क्लास देखी तो प्लीज़ पीछे जाइए और अपने पीछे वाली क्लासेस कंप्लीट कीजिए, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो जो टेराकोटा के सिक्के हैं ये किस में थे, ये थे हमारे सिंधु सभ्यता में। किस में थे जी,
सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता में कौन से सिक्के थे? टेराकोटा के सिक्के थे। और अच्छा, दूसरा सिक्का होता है, तो दोस्तों पहला हमारा सिक्का कौन सा हो गया? जो सबसे प्राचीन सिक्का था टेराकोटा का सिक्का, जो कि किस में था? हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता में थे। फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद क्या हुआ? वैदिक काल आया। वैदिक काल में कुछ नहीं हुआ। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे हम। देखो ऐसा है कि ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, और जिस काल में जो जो सिक्के प्रोवाइड किए हैं वो सब भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि फ़िलहाल हम पुरातात्विक स्रोत के सिक्के कवर कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको सारे सिक्के एक साथ यहीं पे कवर करा रही हूँ। ठीक है, और फिर जब हम उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे ना, तो तब ये चीज़ें हम दोबारा वहाँ पे एक बार और रिपीट कर लेंगे, तो उससे आपका क्या होगा? कनेक्शन बना रहेगा। अब आप ये तो मत कहना कि मैम हम इतने सारे सिक्के, आपने सिक्के तो बता दिए लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा है, आप कहाँ से बीच में से लेके चल रहे हो। तो ये जी बीच में से नहीं है, ये थोड़ा सा हम अलग से ही सिक्के और अभिलेख अलग से ही क्लैरिफाई कर लेते हैं। फिर हमारा क्या होगा कि जब हम ऋग्वेद, वैदिक वेद, और फिर जब हम राजाओं पे आएंगे ना, वंश पढ़ेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य का वंश, ठीक है, ये सब चीज़ें जब हम पढ़ेंगे ना, तो तब हम उनके बारे में भी, सिक्के के बारे में भी हैंड टू हैंड मैं आपको समझाती हुई चलूँगी। ठीक है, तो हमारा चलता है टेराकोटा, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन से सिक्के चलते थे? टेराकोटा के सिक्के चलते थे। मैंने आपको पढ़ा रखा है। इन सब चीज़ों की जो लिंक है वो मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप प्लीज़ उन वीडियो को जाइए, देखिए, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद चल रहे आहत सिक्के। कौन से सिक्के? आहत सिक्के। आहत सिक्के से हमें एक चीज़ पता चल रही है क्या? कि किसी को, जैसे कोई चीज़ है, इसको करा ना हमने आहत, ठीक है, ऐसे ही, यानी कि मार्क करा, पंच मार्क भी बोल सकते हैं इनको। आहत सिक्के पंच मार्क भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, और इन्हीं को हम एक चीज़ और कौन से बोलते हैं? पर्ण। कौन से? पर्ण। ये सिक्के किसके उसमें चले? आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, पर्ण सिक्के, ये चले मौर्य काल में। कौन से राजा ने कराए थे? अशोक ने कराए थे। कौन से उसके हैं ये? मौर्य काल। कौन से काल में आए ये आए मौर्य काल में। कौन से राजा ने कराए थे ये? अशोक ने कराए थे। कौन से राजा ने चलाए थे? अशोक ने चलाए थे। ठीक है जी, टेराकोटा को गया, आहत सिक्के हो गए। तीसरे सिक्के कौन सा है हमारे? शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे भाई? मतलब शीशे के बने हुए थे, कांच के, है ना, कुछ है ना अलग सा। तो सातवाहन वंश पढ़ेंगे ना जब हम, तो सातवाहन वंश वाले राजाओं ने शीशे के सिक्के चलाए थे। याद करने का अच्छा तरीका है ना, स से शीशा और स से सातवाहन। शीशा के सिक्के ये किसने चलाए थे? सातवाहन। ठीक है जी, आहत सिक्के मौर्य काल, आहत सिक्के पंचमार्क, पर्ण, ये सब कहाँ है? मौर्य काल में है। शीशा का सिक्का किसने चलाया? शीशा का सिक्का चलाया सातवाहन वालों ने। ठीक है जी, अब ये एक बात बताओ, सोने का सिक्का भी चला है हमारे भारत में। किस चीज़ का? सोने का। सोने का सिक्का किसने चलाया था? सोने का सिक्का किसने चलाया था? सोचो सोचो अपने मन में, मैं तो बता ही रही हूँ। सोने का सिक्का जो चलाया था, किसने चलाया था सबसे पहले सोने का सिक्का? सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था यूनानी ने। किसने चलाया था? यूनानी ने। ठीक है, सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? यूनानी ने चलाया था। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल शुद्ध, यानी कि 32 कैरेट के सोने के सिक्के भी चले हैं। ठीक है, आज की लैंग्वेज में बोले तो बिल्कुल शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सोने के सिक्के तो सबसे पहले यूनानियों ने चलाए थे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आने लगे कि शुद्ध सोने के एकदम प्योरिटी गोल्ड किसने चलाया था, तो जो ये प्योरिटी वाले बंदे थे ना, ये कौन थे? ये थे कुषाण वाले। ठीक है जी, ये कौन थे? कुषाण वाले। सोना चलाया यूनानियों ने ज़रूर था, लेकिन शुद्ध सोना कुषाण वाले लाए थे। कौन लाए थे?
कुषाण वाले लाए थे। टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता, आहा सिक्के मौर्य काल, पंचमार्ग अशोक, मतलब ये दोनों एक में ही आते हैं। आहा सिक्के, पंचमार्ग, पर्ण सिक्के, इन्हें सबको एक को ही कहते हैं। ठीक है, ये हमारे मौर्य काल में जारी हुए अशोक के उसमें। सीसा सातवाहन और सर्वप्रथम सोना यूनानी। इसके आगे मैं सर्वप्रथम लिख देती हूँ। सर्वप्रथम सबसे पहले, तो सर्वप्रथम सोना किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। और शुद्ध सोना किसने चलाया था? कुषाण ने चलाया था। ठीक है, और भी बहुत सिक्के चले। अच्छा, शुद्ध सोना तो कुषाण ने चला लिया था, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि अशुद्ध सोना चला। अशुद्ध सोना अगर आया लिखा है कि अशुद्ध सोना, अशुद्ध, सर्वप्रथम यूनानी, शुद्ध कुषाण और अशुद्ध सोना भी लिख दूँ भाई, पता चले फिर कमेंट्स में आपको कि ये क्या अशुद्ध है। अशुद्ध सोना किसने चलाया? अशुद्ध सोना। अशुद्ध सोना चला फिर हमारे गुप्त काल में। अच्छा, गुप्त काल में ना बहुत सारे राजा हुए एक के बाद एक, और गुप्त काल हमारे जो देश है ना उसका सबसे स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि इस काल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, हमारे भारत का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। कौन से काल में? गुप्त काल में। ठीक है, तो इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि किस काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा वहाँ राइट का आंसर होगा गुप्त काल को। किस काल को? गुप्त काल को। गुप्त काल में अब देखो बहुत सारे अलग अलग बंदों ने, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग प्रोवाइड किए, तो मैं सबको गुप्त काल के अंदर डाल देती हूँ। और जब हम एक एक राजा पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगी कौन से वाले ने कौन सा सिक्का जारी किया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी हिंट दे दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी लिखो चाहे बाद में लिखो, जानकारी तुम तक पहुँचनी है। अशुद्ध सोना गुप्त काल में हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, जब बहुत सारा सोना यानी कि किसी भी चीज़ की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है ना, जब किसी भी चीज़ की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, जैसे कि कहते हैं ना कि हम कहीं से दूध वाले से दूध ले रहे हैं 4 लीटर, क्या होता है? वो आ गई जी, फेस्टिवल आ गया, जन्माष्टमी आ गई, भाई हमें दूध चाहिए, सबको चाहिए। ठीक है, तो दूध वाले की भैंस इतना दूध एकदम तो देना शुरू नहीं कर देगी, तो क्या करेगा दूध वाला? उसमें पानी पे पानी, पानी पे पानी, लो जी आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, है ना, ऐसे ही होता है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ कि बहुत सारे सोने यानी कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करे गए। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सोना ही सोना चला दिया। नहीं, अच्छा भाई सोना सोना खेल रहे हो ना, मैं खिलाता हूँ सोना सोना। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चले। कैसे सिक्के चले? सर्वाधिक सोने के। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जब चले तो उनमें अशुद्धियाँ तो मिल ही गई होगी ना। ठीक है ना, क्या हुआ होगा? जब बहुत सारे सिक्के चले होंगे तो उनमें अशुद्धियाँ तो मिल ही गई होंगी। और जब सर्वाधिक सोना चला है वो भी किस में चला है? गुप्त काल में चला है। कौन से काल में चला है जी? गुप्त काल में चला है। ठीक है, शुद्ध सोना कुषाण, सबसे पहले कौन लाए? यूनानी। अशुद्ध सोना गुप्त काल में, और सबसे अधिक सोना भी गुप्त काल में। हो गए ना सोने से रिलेटेड 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब सोना सोना सुन के सो तो मत जाना। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लो आराम से। तो अशुद्ध सोना गुप्त काल, सर्वाधिक सोना भी गुप्त काल। अब इससे आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे सिक्के हुए हैं, अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है। अब आते हैं हम किस पे? भाई जब सोना सोना हो गया तो फिर चांदी कहेगी मुझे भी लाओ, क्या सोना सोना का रखा है। फिर चांदी भी आई अपना रोब जमाने के लिए। फिर क्या आई? चांदी भी आई अपना रोब जमाने के लिए कि भाई साहब हमें तो आप लोग भूल ही गए हो, हमें भी लाओ भाई। तो फिर जो चांदी के सिक्के हैं वो किसने किए हैं? चांदी के सिक्के भी गुप्त काल में ही आए हैं। किसने किए थे? ये विक्रमादित्य ने। किसने किए थे? विक्रमादित्य। लिख दूँ यहाँ मैं कोष्टक में लिख देती हूँ। ठीक है जी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य
जो है वो गुप्त काल का ही था, ठीक है। उसने किए थे चांदी के सिक्के। एक सिक्के और आते हैं कौन से, मयूर शैली के सिक्के। इन्हें सबको याद करना है, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप अपने पुराने पेपर्स उठा के देखिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो इस तरह के जो सिक्के से है ना रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर फंसता है हर पेपर में। मयूर शैली के सिक्के, कैसे, मयूर शैली के सिक्के, इन पे मोर वोर छपा रहता होगा भाई, है ना। तो मयूर शैली के सिक्के भी गुप्त काल में ही आए हैं, ठीक है। दरअसल गुप्त काल भी कौन सा काल है ये भी पूछ सकता है, और किस राजा ने रिलीज़ किया ये भी पूछ सकता है। तो हमें राजा भी याद रखना पड़ेगा और गुप्त कौन से काल में है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो मयूर शैली के सिक्के किसने किए हैं, मयूर शैली के सिक्के किए हैं समुद्रगुप्त ने। किसने किए हैं, समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त, ठीक है जी। चांदी के सिक्के विक्रमादित्य और मयूर शैली के सिक्के समुद्रगुप्त, दोनों ही किससे रिलेटेड करते हैं, गुप्त काल से रिलेटेड करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद पता है क्या आया, इसके बाद आई कौड़ी। अच्छा आपने सुना तो होगा कि हम अधिकतर गुस्से में क्या बोलते हैं कि एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे, है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं ना कि एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, एक फूटी कौड़ी। तो फूटी कौड़ी क्यों कहते हैं, ये डायलॉग जो है वो एक ऐसी मिथ्या डायलॉग नहीं है। उस पहले के टाइम में क्या था कि कौड़ियाँ भी चलती थी। कौड़ियाँ तो आप सबने देखी होंगी। कौड़ियों से बहुत पहले ना क्या करते थे, वो खेलते थे गिट्टी गिट्टी, है ना। मैंने नहीं खेली है, मैंने देखा है बस। कुछ इस तरीके से वो पीछे से होती है खुली हुई, और आगे की तरफ से तो कुछ वो भाई आग सी दिखाई देती है ना, कुछ इस तरीके से होती है। तो जो कौड़ियाँ हैं ये चलती थी, जैसे कि अब रुपए चलते हैं ना, उस टाइम 8 कौड़ी में वो आ जाती थी, किताबें विताबें आ जाती थी, 2 कौड़ी की मिठाई ले लो जी, है ना। तो उस तरीके से पहले के टाइम में कौड़ियाँ भी चलती थी, ठीक है जी। तो लेकिन अगर कौड़ी फूट जाती थी ना उस टाइम पे, ठीक है, अगर कौड़ी फूट गई तो वो चलती नहीं थी, अगर कौड़ी फूट गई तो वो चलती नहीं थी, कोई नहीं लेता था उसे। तो इसलिए वो चली वहाँ से कहावत कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अगर वो फूट गई, चल भी नहीं रही, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे नहीं दूंगा भाई, चाहे उसे मैं अपनी अलमारी में ताला लगा के रख लूँ, ठीक है। तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा से मतलब क्या है कि कौड़ी भी उस टाइम पे चलती थी। तो जो कौड़ी लाए वो कौन लाए भाई साहब, कौड़ी भी गुप्त काल वाले ही लाए हैं। देखो गुप्त काल वालों ने हल्ला मचा रखा है, सब कुछ यही लेके आएंगे, ठीक है। अशुद्ध सोना गुप्त काल, सबसे अधिक सोना गुप्त काल, चांदी के सिक्के गुप्त काल यानी कि विक्रमादित्य, मयूर शैली के सिक्के गुप्त काल यानी कि समुद्रगुप्त लेके आया था। कौड़ी भी गुप्त काल में कौन सा राजा लेके आया था ये मैं बताऊंगी आपको तब जब आप मेरी देखोगे अगली क्लासेस, अभी नहीं, जब हम उसके गुप्त काल का सीज़न चलेगा ना तब। और वैसे अगर आपको पता है तो आप अपना ये आंसर कमेंट में लिख सकते हैं कि जो कौड़ी है वो गुप्त काल में चली थी, किस राजा के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है जी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपको पता है कि चमड़े के सिक्के भी चले थे, चमड़ा लेदर जो हम पहनते हैं ना बेल्ट वेल्ट में, उसके सिक्के भी चले थे भाई साहब। मैं यहाँ लिख देती हूँ चमड़ा के सिक्के भी चले थे। चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे, चमड़े के सिक्के चलाए थे नहीं 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 नहीं, गलत, गुप्त काल में नहीं चले थे ये चले थे हुमायूं जी ने चलाए थे। दरअसल हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बंदा था, ठीक है ना, साहबुद्दीन उसका शायद नाम था, ठीक है, नाम थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। तो वो ना एक दिन का राजा बना था, ठीक है। तो उससे ना हुमायूं जी ने पूछी कि बताओ क्या है तुम्हारी डिमांड, हम पूरी करेंगे। पहले राजा ऐसे ही करते थे ना। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है कि मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि ताकि क्या हो
एक दिन में ज़्यादा कुछ तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन हाँ इतिहास में मेरा नाम रह जाए। तो उसने कहा कि सिक्के चलाओ, वो भी चमड़े के। तो उसके कहने पर हुमायूं जी ने हमारे सिक्के चलवाए थे, किसके? चमड़े के। तो जो अगर आए चमड़े के सिक्के किसके काल में हुए है ना, तो मुगल काल में हुमायूं ने चलवाए। ठीक है जी। अब आता है एक सिक्का और रह गया, कौन सा? याद करो कौन सा सिक्का रह गया है? अभी रह गया है हमारा कौन सा? रुपया, जो हम आज की डेट में करते हैं यूज़। ये किसने चलवाया था? रुपया चलवाया था हमारा शेर शाह सूरी। कौन थे हमारे राजा थे जो ये शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी जी। ठीक है जी। रुपया चलवाया था इन्होंने, जो आज तक भी चलता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि शेर शाह सूरी इतने अच्छे राजा थे ना, इतने अच्छे राजा थे कि इनके काल में तो बस ये सोचो कि बिल्कुल भी करप्शन तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है ना, चोर डाकू कुछ भी नहीं था। ठीक है जी। इतने अच्छे राजा थे ये, बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा प्रजा का ध्यान रखते थे कि मतलब आधी रात को भी अगर कोई बंदा घर से नोटों का भरा थैला भी निकल रहा है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसे थैले को उड़ा ले जाए। इतना ज़्यादा इनका दंड जो था कठोर था, सब डरते थे इनसे। शेर शाह सूरी, इन्होंने रुपया जारी किया था। किसने किया था? शेर शाह सूरी ने, जो हम आज के टाइम में रुपया प्रयोग करते हैं ना, वो जारी किया था। अच्छा एक चीज़ और है, इस रुपये में पता है 3 कैटेगरी डिवाइड थी। कैसे भाई? एक में तो था मोहरे, मोहरे लिख दिया मैंने। ठीक है ना। एक तो थी मोहरे, जो मैं मोहरे ही लिख देती हूँ। ठीक है। एक क्या था? एक था रुपया और एक था दाम। ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड की गई थी। तो जो ये मोहरे थी, मोहरे सोने वाली, ये तो थी बड़े लोगों के लिए, जैसे मंत्रीगण हो गए, राजा मंत्री, कहीं के ठेकेदार है ना, इस तरीके से ज़मींदार। तो इन लोगों के लिए तो था मोहरे। ठीक है ना। अमीर आदमी लिख दूँ मैं यहाँ पे, अमीर कैटेगरी, वे लोग, उन लोगों के लिए तो थी मोहरे। रुपया चला गया था बीच वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। कैसे लोगों के लिए? मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। और जो दाम है ये किसके लिए चलाया गया था? ये चलाया गया था आम इंसान के लिए। किसके लिए? आम इंसान, जो कि मध्यम वर्ग से नीचे था। ठीक है ना। आम इंसान लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आम वर्ग या आम इंसान ही लिख देती हूँ। ठीक है। जो मध्यम वर्ग से नीचे की कैटेगरी थी उनके लिए चला था दाम। हम आज ये पूछते हैं ना भाई इसके क्या दाम है ना, पूछते हैं, देखो हमारे मुंह से अपने आप निकलता है इसके क्या दाम है, ये क्या किस दाम का दिया, है ना। तो जो दाम है, ये जो हम डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं दाम, वो ना एक टाइम पे चलता था। ठीक है। और एक लो कैटेगरी इंसान के लिए वो चलाया गया था। जो रुपया था वो मध्यम वर्ग के लिए चलाया गया था, और जो मोहरे थी वो एक मध्यम वर्ग से अपर लेवल के जो लोग होते थे उनके लिए चलाई गई थी। ठीक है। शेर शाह सूरी ने ये रुपया चलाया था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ऐतिहासिक काल की किस बात पे कर रहे हैं? पुरातात्विक स्रोत के सिक्के पे बात कर रहे हैं। अब दूसरा आता है हमारा अभिलेख। अभिलेख भाई साहब होते हैं 4 टाइप के। कौन से होते हैं वे भी देख लो फटाफट। ठीक है। और जो साहित्य, जो ये है ना विदेशी यात्री वाला, कि विदेशी यात्री आए थे, कौन से आए थे, उन सब की पुस्तकों के नाम, वो मैं आप सब कराऊंगी आपको कल की वीडियो में कवर। ठीक है। तो आप कल की वीडियो भी देखना ना भूलें। सिक्के में अब सिक्के तो मैंने आपको करा दिए, सारे के सारे लिखने हैं और अच्छे से याद करने हैं। जो अभिलेख है उसमें कौन से आता है? देखो सबसे पहले तो आता है शिलालेख। कौन सा लेख आता है? शिलालेख।
दूसरा आता है आपका स्तंभ लेख। ठीक है जी, शिला लेख, स्तंभ लेख, एक होता था गुफा लेख। और एक होता था भित्ति लेख। ठीक है जी। तो अब देखें क्या है कि जो पुरातात्विक स्रोत है ना, उन्हें क्या मिले, उन्हें मिले लेख, लिखे हुए। लेख होते क्या हैं? लेख होते हैं जो कि जैसे पत्थर है ना, पत्थरों पे खुदवा दिया जी, छोटे छोटे अक्षरों में पत्थरों पे खुदवा दिया कि मैं हरिश्चंद्र इस समय का राजा यहाँ पे कुएं की खुदवाई करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 कुएं खुदवाए। ठीक है, इस तरीके से लोग, राजा क्या करते थे, लिखवा देते थे। ठीक है, तो जैसे अगर पत्थरों पे खुदवाया, जैसे ये पत्थर है, इस पे खुदवा दिया जी। मैं लिख रही हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता वाली राइटिंग। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा शिलालेख। इसे स्टोन एडिक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टोन एडिक्ट। दूसरा होता है हमारा स्तंभ लेख। स्तंभ को क्या बोलते हैं, पिलर। और पिलर लेख यानी कि उस टाइम पे जो मिला है वो पिलर्स पे लिखा हुआ मिला है, यानी कि स्तंभों पे लिखा हुआ मिला है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम पिलर लेख, यानी कि पिलर एडिक्ट। क्या बोलेंगे, पिलर एडिक्ट। ठीक है, यानी कि जैसे कोई एक स्तंभ है ऐसा, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पिलर लेख यानी कि स्तंभ लेख, सॉरी पिलर एडिक्ट यानी कि स्तंभ लेख। शिलालेख यानी कि पत्थरों पे जो बड़े बड़े पत्थर लेते थे और उन पे लिखवा देते थे। गुफा लेख, गुफा लेख क्या है कि उस टाइम गुफाएं बनती थी ना, ये देखो मैंने बनाई है गुफा, ये रहा इसका गुफा का रास्ता है ना। तो इस गुफा के अंदर जैसे जाते थे तो गुफाओं पे यहाँ पे वो मिले हैं ना, जैसे कि भीमबेटका वाले उसमें चित्र मिले हैं। जैसे हम वैष्णो देवी की गुफाओं में जाते हैं, वैष्णो देवी गुफा के अंदर बैठी हुई है ना, चारों तरफ से कुछ इस तरीके से अरे कुछ इस तरीके से गुफा होती है कि अंदर जाओ, है ना। अब तो वैष्णो देवी जाने के लिए भी बहुत सारी गुफाएं हैं ना, बीच बीच में पड़ती हैं, उनमें लाइट्स लगी होती है। तो जहाँ लाइट्स लगी होती है वहाँ पे भी लिखा हो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, यही तो लिखा होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो गुफाओं में लिखवाए गए थे लेख, उन्हें क्या बोलते हैं, केव एडिक्ट। क्या बोलते हैं, केव एडिक्ट। सबसे ज़्यादा जो लेख मिले हैं वो किसके मिले हैं, अशोक के मिले हैं। और कौन से मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। कौन सी लैंग्वेज में मिले हैं, प्राकृतिक लैंग्वेज में मिले हैं। वो हम जब अशोक को पढ़ाएंगे ना तब आपको वहाँ पे कवर करा देंगे। और कुछ लेख मिले हैं भित्ति लेख। भित्ति लेख बोलते हैं दीवार पे लिखा हुआ। कैसे, दीवार पे लिखा हुआ। जैसे आजकल दीवार पे ना हथौड़ा छेनी लेके उकेरते तो है नहीं, सॉरी आप देख लीजिए। ठीक है, तो उकेरते तो है नहीं, अब क्या करते हैं, पेंट लेते हैं और पेंट से लिख देते हैं, है ना, जिससे सब प्रचार करते हैं कि ये दुकान आगे चली गई है ना। और ये बोर्ड लगाए रखते हैं, बहुत सारी मूर्ति से लगाए रखते हैं कि यहाँ अधूरा प्यार ना मिला हो तो ये कर लो वो कर लो, कुछ इस टाइप के अजीब अजीब से ऐड दिए रखते हैं। छोड़ो वो सारी बातें तो, ठीक है, वे पेंट से लिखे रखते हैं। पहले पेंट से नहीं लिखा करते थे, पहले किससे लिखा करते थे, पहले लिखा करते थे दीवार पे छेनी हथौड़ा मार के नहीं उकेरते थे दीवार पे। ठीक है, उसे बोलते थे भित्ति लेख। तो 4 लेख मैंने आपको बता दिए हैं। अभिलेख, ठीक है, अभिलेख कौन से होते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख और भित्ति लेख। इन 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे ज़्यादा मिले होते हैं हमें शिलालेख। और किसके मिले हैं हमें शिलालेख, अशोक के मिले हैं। किसके मिले हैं, अशोक के मिले हैं। अशोक को बहुत शौक था भाई
अशोक जो राजा थे, बहुत महान राजा थे, उन्हें बहुत शौक था। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत के हमने सिक्के और अभिलेख सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलो हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि हमने क्या क्या पढ़ा। हम आ गए हैं तीसरे पार्ट पे, ऐतिहासिक काल के। ऐतिहासिक काल के जो हम जानेंगे वो कैसे कैसे जानेंगे, पुरातात्विक स्रोत से, साहित्य से और धार्मिक ग्रंथों से। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से हैं, ये सिक्के और अभिलेख मिले हैं, जो कि हमने आज कंप्लीट कवर कर लिए हैं। दूसरा आता है हमारे कौन सा, जो विदेशी यात्री विवरण है उनकी तरफ से, तो वो हम देखेंगे कल की कौन कौन से विदेशी यात्री आए, कहाँ कहाँ से आए, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी। ठीक है, किस किस राजा के काल में आए। फिर तीसरा आता है ग्रंथ। तो ग्रंथ कैसे कैसे हैं, एक ग्रंथ तो साहित्य है। साहित्य कैसे कहते हैं कि एक तो साहित्य है जो राजाओं के बारे में बताते हैं, उस टाइम की काल दशा के बारे में बताते हैं, और एक साहित्य कैसे हैं जो कि धर्म से रिलेटेड हो जाता है। धर्म में भी दो धर्म हो जाएंगे हमारे, जो कि हम कल पढ़ेंगे। कौन से, एक तो हिंदू धर्म से रिलेटेड वेद उपनिषद वगैरह, और जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है कौन सा, बौद्ध और जैनिज्म। ठीक है, तो यहीं पे आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।